जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता भाग्य श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नई ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का, और इससे संबंधित हमने 4 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो इस प्रकार का अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। आइए आज हम चर्चा करते हैं धारा 15 और धारा 19 का, जिसमें ये बताया गया है कि हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अर्थात कौन विनिर्दिष्ट पालन प्राप्त कर सकेगा। और धारा 19 में बताया गया है कि किसके विरुद्ध, यानी कि रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्सन क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल, अर्थात किसके विरुद्ध जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है। तो यहाँ देखते हैं, एकदम सिंपल सा ये धारा है, लेकिन प्री और मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे लोअर डिवीज़न का हो चाहे हायर जुडिशरी का हो। तो आइए देखते हैं इन दोनों धाराओं को। धारा 15 कहता है हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्टैक्ट में बी ऑब्टेन्ड। देखिए, यहाँ जो बात कही जा रही है सिर्फ कॉन्टैक्ट की बात कही जा रही है, किसी अन्य चीज़ की बात नहीं है। इस चीज़ को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। यही सब की पॉइंट है जिसको क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है, मेंस में तो पूरा लिखना होगा। ये जो धारा 15 है सिर्फ कॉन्टैक्ट की बात करता है कि कॉन्टैक्ट में यदि कोई कॉन्टैक्ट हुआ है तो कौन व्यक्ति उसमें उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने के लिए न्यायालय में जा सकता है। इस अध्याय में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन अप्राप्त किया जा सकेगा। तो एक कह रहा है इसका एनी पार्टी देयर टू, यानी कि उसमें कि किसी भी पक्षकार द्वारा। दूसरा कह रहा है बी इसका द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट आर द प्रिंसिपल ऑफ एनी पार्टी देयर टू, यानी कि उसमें कि किसी भी पक्षकार के हित प्रतिनिधि या मालिक द्वारा। अब यहाँ देखिए, पक्षकार का मतलब यहाँ वादी और प्रतिवादी से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो एग्री पार्टी है उसकी बात कर रहा है। ये कॉन्टैक्ट का मतलब हो गया कि कौन उसका प्रथम पार्टी है कौन दूसरी पार्टी, से नहीं। मतलब एग्री पार्टी कौन है उसकी बातें कर रहा है, किसी भी पार्टी द्वारा कराया जा सकता है। मतलब वो वादी भी हो सकता है, प्रतिवादी भी हो सकता है, लेकिन वो आपके नज़र में हो सकता है। यहाँ न्यायालय कह रहा है कि एनी पार्टी, और दूसरा भी कह रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट आर द प्रिंसिपल ऑफ एनी पार्टी देयर टू। अब प्रोविजो इसका कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द learning, skill, solvency or any personal quality of such party is a material ingredient in the contract, अर्थात जहाँ की ऐसे पक्षकार की विद्वता, कौशल, शोधन क्षमता का कोई व्यक्ति गुण संविदा का तात्विक अंग हो, वहाँ पर कह रहा है कि आर वेयर द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स दैट हिज इंटरेस्ट शैल नॉट बी साइंड, या जहाँ की संविदा बंद करती हो कि उसका हित संबंधित नहीं किया जाएगा। हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट आर हिज प्रिंसिपल शैल नॉट बी इंटाइटल टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस सच पार्टी हैज ऑलरेडी परफॉर्म्ड हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर द परफॉर्मेंस देयर ऑफ बाई हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और हिज प्रिंसिपल हैज़ बीन एक्सेप्ट बाय द अदर पार्टी। अब ये कह रहा है कि वहाँ उसका हित प्रतिनिधि या उसका मालिक संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराने का हकदार न होगा जब तक कि ऐसे पक्षकार ने संविदा के अपने भाग का विनिर्दिष्ट पालन पहले ही न कर दिया हो, या उसके हित प्रतिनिधि या उसके मालिक द्वारा किया गया उसका पालन दूसरे पक्षकार द्वारा पहले ही प्रतिगृहित न किया जा चुका हो। मतलब ये तभी संभव है जब वो अपने पार्ट का परफॉर्मेंस कर दिया हो, तब वो न्यायालय में उसका जो है प्रिंसिपल अथवा हित प्रतिनिधि आएगा परफॉर्मेंस कराने के लिए दूसरे पक्षकार से। सी इसका कह रहा है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज ए सेटलमेंट ऑन मैरिज आर ए कंप्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली
any person beneficially entitled thereunder। अर्थात जहाँ की संविदा विवाह पर का व्यवस्थापन या एक ही कुटुंब के सदस्यों के बीच संदेहपूर्ण अधिकारों का कोई समझौता हो, वहाँ तद्धिन फायदा पाने के हकदार किसी भी व्यक्ति द्वारा उसको इन्फोर्स कराने के लिए यानी कि परफॉर्मेंस कराने के लिए न्यायालय में वाद दाखिल किया जा सकता है। डी इसका कह रहा है कि वेयर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड इनटू बाय ए टेनेंट फॉर लाइफ इन ड्यू एक्सरसाइज ऑफ ए पावर द रिमाइंडर मैन। अर्थात जहाँ की किसी आजीवन हिताधिकारी द्वारा किसी शक्ति के सम्यक प्रयोग में कोई संविदा की गई हो, वहाँ शेष भोगी द्वारा। अब देखिए ये शेष भोगी कौन है और आजीवन हिताधिकारी कौन है, इन सब चीज़ों का हम चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए आप लोग को प्रॉपरली खासकर जो तैयारी करने वाले व्यक्ति हैं इस शब्द को समझ जाएंगे कि आजीवन भोगी कौन होता है, शेष जो है क्या नंबर की भोगी कौन होता है। तो ये सब जब टीपीआर पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो ये मेरा वीडियो उन्हीं लोग के लिए है स्पेशली जो कि ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं या पढ़ चुके हैं, ताकि मेरे बातों को समझ जाएंगे तुरंत, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेन करने का इतना समय नहीं है कि हम एक एक शब्द का एक्सप्लेन कर पाएँ। शब्दों का अर्थ क्या होगा उनको खुद समझना पड़ेगा या किसी सीनियर से जाकर के संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि लीगल लैंग्वेज एक अपने आप में बहुत बड़ी समझिए कि शब्दकोश है, जिसको भले ये गणित नहीं है लेकिन समझने में माथा एकदम समझिए कि सिरदर्द उत्पन्न हो जाता है, लेकिन उसके लिए नहीं जो कि पहले से पढ़ा है या पढ़ने की कोशिश कर रहा है। चलिए, तो ये इसका डी कह रहा है कि जहाँ की किसी आजीवन हिताधिकारी द्वारा किसी शक्ति के सम्यक प्रयोग में कोई संविदा की गई है तो वहाँ शेष भोगी द्वारा यानी कि जो उसके बाद का इंटरेस्ट पाने वाला व्यक्ति है, मरने के बाद जो व्यक्ति संविदा किया है आजीवन हिताधिकारी, तो उसके बाद वाले व्यक्ति द्वारा भी इसका परफॉर्मेंस कराया जा सकता है। ई कह रहा है कि ए रिवर्स सीनियर इन पोजीशन वेयर द एग्रीमेंट इज ए covenant entered into with his predecessor in title and the reversioner is entitled to the benefit of such covenant। यानी कि कोई शक कब्जा उत्तरभोगी है तो उसके द्वारा जहाँ की करार ऐसी प्रसंविदा हो जो उसके हक पूर्वाधिकारी के साथ की गई हो और उत्तरभोगी उस प्रसंविदा के फायदे का हकदार हो। अब देखिए धारा 27 टीपीए का आप पढ़ेंगे, धारा 25 पढ़ेंगे, धारा 29 पढ़ेंगे, तो ये उत्तरभोगी पूर्वाधिकारी ये सब चीज़ों को आपको समझ में आएगा कि वो क्या चीज़ है। तो ये कह रहा है कि संविदा का कोई सा कब्जा उत्तरभोगी है तो उसके द्वारा जहाँ की करार ऐसी प्रसंविदा हो जो उसके हक पूर्वाधिकारी के साथ की गई हो, मतलब पहले से किया गया हो और वो उत्तरभोगी हो, तो वह उत्तरभोगी उस प्रसंविदा के फायदे का हकदार होगा जो उसके द्वारा ये परफॉर्मेंस कराने के लिए न्यायालय में वाद दाखिल किया जा सकता है। अब इसका एफ कह रहा है कि ए रिवर्सिनर इन रिमाइंडर वेयर द एग्रीमेंट इज सच ए covenant and the reversioner is entitled to the benefit thereof and will sustain material injury by reason of its breach। अब ये जो शेष उत्तरभोगी है उसकी बात कर रहा है कि जो शेष उत्तरभोगी है उसके द्वारा परफॉर्मेंस कराने के लिए वाद लाया जा सकता है जहाँ की करार ऐसी प्रसंविदा हो और उत्तरभोगी उसके फायदे का हकदार हो, उसके भंग के कारण तात्विक क्षति जो उठाएगा वह शेष उत्तरभोगी जो है उसके द्वारा भी परफॉर्मेंस कराने के लिए संविदा का परफॉर्मेंस कराने के लिए न्यायालय में वाद दाखिल किया जा सकता है। अब ऐसे कह रहा है कि व्हेन ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये देखिए जोड़ा गया है, व्हेन ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हैज इंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्सिक्वेंटली बिकम्स amalgamated with another limited liability partnership, the new limited liability partnership which arise out of the amalgamation। मतलब जो नया कोई ऐसा
सीमित दायित्व भागीदारी के अधीन कोई करार किया गया है और तत्पश्चात अन्य सीमित दायित्व भागीदारी कंपनी में समामेलित हो जाता है, तो वहाँ उस नई सीमित दायित्व भागीदारी वाला जो समामेलन से उत्पन्न होता है कंपनी या भागीदारी, उसके द्वारा भी ये संविदा का परफॉर्मेंस कराया जा सकता है यदि वो अपने पार्ट का परफॉर्मेंस कर लिया है तो। अब जी कह रहा है इसका, when a company has entered into a contract and subsequently becomes amalgamated with another company, the new company which arise out of the amalgamation। अब यहाँ जो भागीदारी वाली जो बात थी आपके ऊपर क्लास FA में, यहाँ पे जो जी में बात कही गई है ये कंपनी के बारे में बात कही गई है। वहाँ भागीदार की बात कही गई, कोई भागीदार है, सीमित दायित्व वाला भागीदार है, पार्टनरशिप में अगर कोई कंपनी में समामेलित हो जाता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, तो उसके द्वारा होगा नई वाली जो उत्पन्न होगी। अब यहाँ कंपनी की ही बात कर रहा है कि कोई जबकि किसी कंपनी ने संविदा की हो और तत्पश्चात वह किसी दूसरी कंपनी में समामेलित हो गई हो, तब उस समामेलन से उद्भूत नई कंपनी द्वारा परफॉर्मेंस कराया जा सकता है। एच कह रहा है कि वेन द प्रोमोटर्स ऑफ ए कंपनी हैव बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन entered into a contract for the purposes of the company and such contract is warranted by the terms of the incorporation the company। अब यहाँ ये कह रहा है कि आखिरी में कि जबकि किसी कंपनी के संप्रवर्तकों ने उसके निगमन के पहले कंपनी के प्रयोजन के लिए कोई संविदा की हो और संविदा निगमन के निबंधनों द्वारा समर्थित हो, तब उस कंपनी द्वारा परफॉर्मेंस कराने के लिए वह दाखिल किया जा सकता है। लेकिन प्रोविजो इसका कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट द कंपनी हैज एक्सेप्टेड द कॉन्ट्रैक्ट एंड हैज कम्युनिकेटेड सच एक्सेप्टेंस टू द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये तभी संभव है जबकि कंपनी ने संविदा को प्रतिगृहित कर लिया हो और संविदा ने दूसरे पक्षकार को ऐसा प्रतिग्रहण संसूचित कर दिया हो। मतलब प्रमोशन के समय जब निगमित हो रहा था कंपनी, उस समय अगर कोई संविदा किया गया है प्रमोशन के दौरान, तो कंपनी का निगमन के पश्चात उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया हो, एक्सेप्ट करने के बाद दूसरी पार्टी को सूचना दे दिया हो, तभी ये संभव होगा। ना अन्यथा कि एच वाला जो क्लाज है इसका कंप्लायंस नहीं करा सकता, मतलब वह व्यक्ति कंपनी नहीं करा सकती है, परफॉर्मेंस के लिए वह दाखिल नहीं कर सकती है। अब किसके विरुद्ध होगा, तो ये धारा 19 में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ तो था कि कौन कर सकता है, अब 19 में धारा 19 में कह रहा है रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्सन क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटिल, अर्थात कि पक्षकारों के और उनसे व्युत्पन्न पश्चातवर्ती हक के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अंतोष। अभी हम लोगों ने देखा धारा 15 में कि कौन कौन व्यक्ति न्यायालय में अपने वाद दाखिल करके उसका परफॉर्मेंस करा सकते हैं, लेकिन वहाँ एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि किसके विरुद्ध होगा, तो यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट की ही बात कर रहा है। ये कह रहा है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट में बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट, यानी कि इस अध्याय द्वारा यथाबंधित के सिवाय संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का प्रवर्तन निम्नलिखित के विरुद्ध कराया जा सकता है। कौन है पहला, आइदर पार्टी देयर टू, वही बात है। बी कह रहा है एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम बाय ए टाइटिल अराइजिंग सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट ए ट्रांसफरी फॉर वैल्यू हु हैज पेड हिज मनी इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा कह रहा है कि ऐसे मूल्यार्थ अंतरिति के सिवाय, एक तो मूल्यवार्थ अंतरिति है वो करा सकता है, उसके सिवाय करे जिसने अपना धन सद्भावना पूर्वक तथा मूल संविदा की सूचना के बिना दिया हो, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति जो उनसे व्युत्पन्न ऐसे हक के अधीन दावा कर रहा हो जो संविदा के पश्चात उद्भूत हुआ हो। मतलब ये तीसरे पार्टी को भी यहाँ पे बात कर रहा है कि उसके खिलाफ भी किया जा सकता है जिसने इसमें अपना इंटरेस्ट सद्भावना पूर्वक क्रिएट कर लिया है और अपना कुछ धन लगा दिया है संविदा में। सी कह रहा है कि एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर ए टाइटिल विच दो प्रियर
to the contract and known to the plaintiff might have been displaced by the defendant. अब कह रहा है कि सी के ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसे हक के अधीन दावा कर रहा हो जो हक यद्यपि संविदा के पहले का और वादी की जानकारी में था, यद्यपि प्रतिवादी द्वारा विस्थापित किया जा सकता था। मतलब वो चाहता तो प्रतिवादी द्वारा उसको विस्थापित किया जा सकता था, फिर भी वो पहले से ही वादी की जानकारी में था कि उसका हक है, तो वो कर सकता है। अब यहाँ पे सी क्लास सी ये कह रहा है कि वेन ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हैज इंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्सिक्वेंटली बिकम्स एमालगमेटेड with another limited liability partnership, the new limited liability partnership which arise out of the amalgamation. वही बात है कि कोई ऐसी नई कंपनी है जो मैंने पुरानी कंपनी नई कंपनी में सम्मिलित हो गई है और उसने पुरानी कंपनी ने कोई संविदा किया है तो और नई कंपनी फिर सम्मिलित हो जाती है तो उस नई कंपनी के विरुद्ध भी किया जा सकता है। डी कह रहा है व्हेन ए कंपनी हैज इंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्सिक्वेंटली बिकम्स एमालगमेटेड विथ another company, the new company which arise out of the amalgamation. पहला वाला जो था सीए भागीदारी से संबंधित था कि कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वाला कोई व्यक्ति है और किसी नई कंपनी के में सम्मिलित हो जाता है, तो वहाँ पे ये कह रहा है कि जो नई पार्टनर भागीदारी जो गठित होती है उस भागीदारी द्वारा जो गठित हुआ है नया वाला भागीदारी उसके द्वारा उसके विरुद्ध भी किया जा सकता है। और डी कह रहा है कि कंपनी के बारे में कि कंपनी अगर जो कोई है और नई कंपनी में कोई सम्मिलित हो जाता है तो उस कंपनी द्वारा उसके विरुद्ध भी किया जा सकता है, मतलब जो नई कंपनी है उसके विरुद्ध। और ऊपर वाला सी ए कह रहा है कि जो नया भागीदारी से लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में जो अराइज हुआ है नई वाली पार्टनरशिप उसके खिलाफ। अब ई कह रहा है कि वेन द प्रमोटर्स, वही बात जो हम लोग धारा 15 में पढ़े थे लास्ट वाला एच वाला, कि when the promoters of the company have before its incorporation entered into a contract for the purpose of the company and such contract is warranted by the terms of the incorporation the company, मतलब कि जबकि किसी कंपनी के संपर्ककर्ताओं ने अपने निगमन के पहले कोई संविदा कंपनी के प्रयोजन के लिए की हो और संविदा ऐसी हो जो निगमन के निबंधनों द्वारा समर्थित हो, तब वो कंपनी के विरुद्ध किया जा सकता है। लेकिन प्रोविजो फिर यहाँ बता रहा है कि प्रोवाइडेड दैट द कंपनी हैज एक्सेप्टेड द कॉन्ट्रैक्ट एंड कम्युनिकेटेड सच एक्सेप्टेंस टू द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उस कंपनी द्वारा पहले तो उस संविदा को एक्सेप्ट कर लिया गया और इसकी सूचना दूसरे पार्टी को यानी कि सामने वाली पार्टी को संसूचित कर दिया गया है, तो उस कंडीशन में उसके खिलाफ भी संविदा का प्रवर्तन न्यायालय में कराया जा सकता है। तो हम लोगों ने दो धाराओं को आज देखा, धारा 15 और धारा 19। धारा 15 में उन व्यक्तियों को बताया गया है कि कौन कौन व्यक्ति संविदा का पालन कराने के लिए हकदार है, न्यायालय में आ सकते हैं, और धारा 19 में कहा गया है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ संविदा का प्रवर्तन कराया जा सकता है। अब एक जो क्ला यहाँ पे धारा 20 है, इसको हम लोग दूसरे धाराओं के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि बार बार जब हम लोग वहाँ पढ़ रहे थे धारा 10 को कि कब परफॉर्मेंस नहीं कराया जाएगा, तो इसमें एक क्लास 20 का भी था, धारा 20 का भी, कि धारा 20 के अधीन रहते हुए परफॉर्मेंस नहीं कराया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने धारा 20 को नहीं पढ़ा था, ये अलग धारा है कि इस धारा में सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का अगर जो करा लिया जाता है तो फिर उसका परफॉर्मेंस कराने के लिए न्यायालय में हम नहीं जा सकते हैं। तो फिलहाल हम वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको विराम देना चाहता हूँ। और पुनः मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई इस प्रकार का वीडियो अपलोड करूँ अपने यूट्यूब चैनल पर तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। और जो भी तैयारी करने वाले छात्र हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर खासकर यूपी लोकल लॉ से संबंधित हमने समग्र वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका भी जरूर अवलोकन करें, उनको जरूर लाभ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।